हे एवरीवन, तो कल हमने इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव का सीज़न 2 स्टार्ट किया था। वो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था जिसमें मुझे पता था बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा और कुछ लोग सच में इरिटेट भी हो जाएंगे स्टोरी को इस तरीके से स्टार्ट सुनकर। चलिए, तो आज मैं आप लोगों का थोड़ा सा इरिटेशन और थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पूरी सीरीज़ को एक छोटे से ब्रीफ में समराइज़ करती हूँ और उसके बाद जो सीज़न 2 स्टार्ट हुआ है उसके बारे में आपको थोड़ी सी समरी दे देती हूँ। तो पहले बात करते हैं सीज़न 1 की। तो सीज़न 1 में हमने ईबो की उम्र को कुछ लगभग 18 से 19 साल के बीच में रखा था और जान की उम्र को 24 से 25 साल की उम्र के बीच में, जिसमें जान एक मेडिकल इंटर्न दिखाया था जो दाफन वैली हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था। उसके साथ उसका पूरा ग्रुप भी था जिसके अंदर जीही, हाउशवान, वैनिंग, मिहोसेंग ये सब लोग थे। वहीं दूसरी तरफ ईबो गुजू में रहता था। वो एक फ्री स्पिरिट पर्सन था, केयर फ्री, चेयरफुल एंड सो लाउड, ये उसकी पर्सनैलिटी में शुमार था। उसके साथ चैंग था, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। उसके बाद ईबो की मुलाकात जान से होती है। दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड बनता है जिसे हम फ्रेंडशिप नाम देते हैं। उसके बाद ईबो अपनी यूनिवर्सिटी के सिलसिले में बीजिंग आ जाता है जहाँ पर जान का हॉस्पिटल था। देन वक्त आगे गुजरता है। जान अपनी इंट्रोवर्ट रिजर्व पर्सनैलिटी से डील कर रहा था, वहीं ईबो अपनी चेयरफुल पर्सनैलिटी से धीरे धीरे कर जान की उस डार्क लाइफ के अंदर रंग भर रहा था। दोनों में से किसका खुमार किसके ऊपर चढ़ा था कोई नहीं समझ पाया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा था दोनों एक दूसरे के हो गए थे। वो एक स्लो बर्न लेकिन रोमांस था। दोनों के बीच में लव हुआ। उसके बाद अचानक से जान की लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब उसे उसके हॉस्पिटल की तरफ से अफ्रीका जाना होता है। तो फाइनल ईबो को गुड बाय कहकर वो और उसकी पूरी टीम अफ्रीका चले जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत रूरल एरिया दिखाया जाता है जहाँ की लाइफ बहुत डार्क है, बिजार्ड है, लेकिन कुछ भी हो उन लोगों को वहाँ अपनी सर्विस देनी थी और धीरे कर वो उस लाइफ के अंदर ढलना भी शुरू हो जाते हैं। 3 मंथ्स के लिए वो लोग वहाँ रहते हैं और ईबो भी जान से मिलने वहाँ आता है एंड उनका रिलेशनशिप उस वक्त में भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इवॉल्व होता है। दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, जीने लगते हैं, एक दूसरे की स्ट्रांगनेस, वीकनेस सब कुछ वो लोग वहाँ शेयर करते हैं। लेकिन अचानक से अब ईबो की लाइफ में एक ऐसा टर्न आता है जिसने लगभग उसकी पूरी सिचुएशन को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उसके डैड जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है और जो उसकी ओनली फैमिली है वो हॉस्पिटल बेड पर थे। यही खबर सुनकर ईबो तुरंत अफ्रीका से वापस चाइना के लिए लौट जाता है, जान को बिना बताए। और वहीं दूसरी तरफ जान की ज़िंदगी के साथ और ही अलग खेल खेल रही थी। पहला तो उसका पास्ट धीरे धीरे कर उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था, वहीं एक ऐसा फ्यूचर बुनने जा रहा था जिसकी कल्पना जान ने कभी नहीं की थी, क्योंकि अगली सुबह कुछ ऐसा ही पैगाम उसके सामने लेकर आई थी। एक नई सुबह ने इतना ज़्यादा हॉरिबल इंसिडेंट उन लोगों के सामने रखा था कि सबकी रूह कांप गई थी। जनाया, अ लोकल विलेज गर्ल, जिसको जान उसकी पूरी ग्रुप बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि इन कुछ वक्त में वो जान की टीम के साथ ही रहती थी और जान उसके अंदर एक अलग ही अक्स देखता था, कुछ ऐसा जो उसके पास्ट से जुड़ा हुआ था, स्पेशली उसकी आंखों को देखकर। जान उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा था, पर वो बॉन्ड कोई रोमांटिकली नहीं था। इनफैक्ट वो प्योर फीलिंग थी। जैसे हम लोग अपने सिबलिंग्स को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जान जनाया को दिखता था। पर अनफॉर्चुनेटली उसके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है एंड शी वॉज ब्रूटली रेप्ड बाय अ 4 पर्सन एंड आफ्टर दैट शी वॉज हर्ट, ब्रोकन, इंजर्ड। पर लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि उनके लिए तो वही कसूरवार थी जो कुछ भी उसके साथ हुआ है। इसीलिए सारे गांव वाले उसे पनिशमेंट देने के बारे में सोचते हैं और वो पनिशमेंट उस रात से भी ज़्यादा ब्रूटल होने वाली थी जो उसके साथ हुआ है। और ये सब कुछ जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सारा तमाशा उन भीड़ में खड़े हुए लोगों की तरह नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसका ज़मीर उसे इजाज़त ही नहीं देता। इसीलिए वो आगे आता है, हज़नाया का हाथ थामता है और उन सभी गाँव वालों के सामने कहता है कि he accepted her as his wife. At that moment, he also broke because he know कि उसका इंतज़ार एक ऐसा शख्स कर रहा है जिससे वो बहुत प्यार करता है। उसे ये भी डर था कि वो ईबो को इसे कुछ कैसे एक्सप्लेन करेगा, पर वो जानता था कि अगर उसने अभी ये स्टेप नहीं उठाया तो एक मासूम इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा और शायद इस चीज़ का गिल्ट जान के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारा गिल्ट अपने दिल के ऊपर रख कर बैठा हुआ है। इसीलिए वो सिर्फ उस सिचुएशन से जनाया को पुल आउट करने के लिए स्टेप उठाता है, पर उसकी डेस्टिनी ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी, क्योंकि जैसे ही उसने स्टेप उठाया था चाइना में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, किसी ने भी नहीं। क्योंकि जस्ट पास्ट से, जिस डार्कनेस से जान भाग रहा था, वो डार्कनेस अब लाइट में आ गई थी। जान का वो तबाह हुआ राज, जो जितना सच था कितना झूठ, ये कोई नहीं पूछने वाला था, क्योंकि सब इल्ज़ाम लगाने वाले थे जैसे कि एक बार फिर से लगना शुरू हो गए थे। विजान शाओ, अ डॉक्टर और अ रेपिस्ट, जैसे ही इस सवाल ने आग पकड़ी थी, चिंगारी हर तरफ उड़ी थी और जान की पूरी हिस्ट्री इस वक्त इंटरनेट पर खुल चुकी थी। हर इंसान अपने हिसाब से स्पेकुलेशन बिठा रहा था, हर इंसान के पास अपना एक थ्योरी थी जान को लेकर। पर इन सब के उलट क्या किसी ने जान से पूछा कि उस रात, उस दिन आखिर हुआ क्या था और उस रात और उस दिन का असर उसकी ज़िंदगी पर क्या पड़ा था? शायद नहीं, किसी ने नहीं पूछा। और आगे कोई पूछने वाला था? खैर, देखते हैं सीज़न 2 में इस बार क्या होता है।
क्योंकि सीज़न 1 एक सिचुएशन पर आकर ख़त्म हुआ था जिसमें जहान प्लेन टेक ऑफ कर चाइना जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ ईबो ऑलरेडी इंगेज्ड हो गया था ऑल मीडिया के सामने लूसी के साथ। ओके, सो ये मैंने पूरी फर्स्ट सीज़न को समराइज़ किया एंड अब सेकंड सीज़न के बारे में बात करते हैं। एक क्विक ओवरव्यू देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि जहान ने कुछ सालों का जिक्र किया था और वो साल थे 3 साल 6 महीने और 2 दिन। तो उसके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी अब 3 साल 6 महीने और 2 दिन आगे बढ़ चुकी है। जहान एक नई शहर में एक नए देश में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहा है, वो भी एक दूसरे नाम के साथ जो है सियन। फिर कल के एपिसोड में हमने उसकी लाइफ में और भी बहुत सारे चेंजेस देखे, जैसे कि वो क्या काम करता है इसके बारे में बताया नहीं गया है। वहीं दूसरा, उसके पास एक ब्यूटीफुल सा बेबी भी दिखाया गया है जिसका नाम है ईसा, और जहान उसी के साथ हैंसबर्ग यूएस में रहता है। उसके फैमिली के बारे में सच ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, वो सब कुछ तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईबो, जिसकी उम्र हमने 18 से 19 साल के बीच में छोड़ी थी, वो 3 साल 6 महीने और 2 दिन के बाद कितने साल का हो गया होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ, जहान की एज के बारे में डेफिनेटली बताना। तो ये सब कुछ हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने कंक्लूड किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था या ये दोनों आपसी सहमति से सेपरेट हो गए थे सिचुएशन को देखते हुए। क्योंकि जहान के ऊपर जिम्मेदारी थी जनाया की, वहीं ईबो के ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी लूसी की और उसके इतने बड़े बिजनेस को संभालने की उसके डैड के एब्सेंस में। तो क्या दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं? जनाया और लूसी का, उन दोनों का क्या हुआ है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये ईसा कौन है? आखिर किसका बेबी है ये? और आखिरकार जहान चाइना छोड़कर हैंसबर्ग में कर क्या रहा है, वो भी एक अलग नाम, एक अलग पहचान और एक अलग ही काम के साथ, जिसके बारे में जिक्र हम सेकंड चैप्टर में करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। लेट्स स्टार्ट। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ, जहान का नाम सियन है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द जगह पर मैं जहान को सियन जब इंडिकेट करूँगी जब जहान को यूएस के लोग बुलाएंगे, लेकिन जब जहान अपने आप में होगा या फिर ईसा के साथ होगा तो हम जहान को जहान कहकर ही बुलाएंगे ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, जहान और सियन दोनों है एक ही पर्सन, आप लोग समझ जाना, तो कन्फ्यूज मत होना। वहीं ईसा और योजा दो अलग अलग कैरेक्टर हैं। योजा एक और पर्सन दिखाया गया है, एक और बेबी दिखाया गया है जो सूजन के साथ है। सूजन कौन है इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे स्टोरी के अंदर। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। जहान उस स्कार्फ को इनहेल कर रहा था और उसकी खुशबू में खो गया था, यहीं को अपनी उन यादों के भंवर में, जैसे कि बस डूबने ही वाला था कि अगले पल उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ ने बहुत धीमे से पुकारा, डैड। जैसे ही जहान ने सुना बस फ्रिंज कर उठा। उसने मुड़कर पीछे देखा तो ईसा अपनी आंखों को मसल कर जहान की तरफ ही देख रहा था। जहान ने तुरंत उस स्कार्फ को अपने कांपते हुए हाथों के साथ वहीं स्टूल पर रखा और ईसा के पास आ गया। उसने कहा, बेबी क्या हुआ है? ईसा ने कहा, आप कहाँ चले गए थे? हाँ, यू ऑलवेज लेफ्ट मी, व्हाई? यू नो आई मिस यू सो मच, बट आई एम एंग्री विद यू। ठीक है, तो ईसा कंप्लेन करने लगा। जहान ने कहा, ओह माय बेबी, क्यों गुस्सा हो, क्यों नाराज हो, और मैं तुम्हें कब छोड़ कर गया? तो इंसान ईसा के हाथों को उसकी आंखों पर से हटाने लगा। ईसा ने उन बड़ी बड़ी 2 आइज के साथ ब्लिंक करते हुए कहा, मॉर्निंग में आप मुझे बिना बताए चले गए, इस बात के लिए मैं आपसे बहुत नाराज हूँ और मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो वही ईसा ने पाउट कर लिया। जहान ने हंसते हुए कहा, ओह माय लिटिल प्रिंस, ऐसे मत करो, डैड को बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तुम जानते हो ना, वर्क इज इंपॉर्टेंट। ईसा ने कहा, बट ईसा भी इंपॉर्टेंट है। जहान ने कहा, अरे ईसा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईसा डैड की लाइफ है। ठीक है, तो वह जहान ने ईसा को गले लगा लिया था और ईसा भी जहान के एम्बुलेंस के अंदर बस मेल्ट हो गया। उसने कहा, सच्ची? जहान ने कहा, आई स्वेयर। ठीक है, तो उसने ईसा की छोटी सी नोज के ऊपर किस किया। ईसा खिलखिलाकर हंस उठा था। उसने कहा, आई लव यू डैड, आई लव यू सो मच। जहान ने कहा, आई लव यू टू माई बेबी। चलो जल्दी से मुझे बताओ आज पूरे दिन क्या हुआ और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में वहाँ क्या हुआ? ठीक है, तो वे जहान ईसा से उसके पूरे दिन के बारे में पूछने लगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसे स्कार्फ के बारे में पूछना था। लेकिन वो ईसा को डराना नहीं चाहता था, इसलिए धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। ईसा ने कहा, डैड यू नो आज कॉम्पिटिशन में बहुत मजा आया, सब लोग बहुत अलग अलग कैरेक्टर बनकर आए थे। यू नो मीजा, शी स्टोल माई कैरेक्टर, बट यू नो उसके साथ क्या हुआ, उसकी ड्रेस फट गई सब लोगों के बीच में। हम सब लोग बहुत हंसे डैड, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा जोर जोर से हंसने लगा। जहान ने कहा, हे नॉटी पिग, ऐसे नहीं करते, वो लड़की है, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके ऊपर ऐसे हंसना नहीं चाहिए। ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, बट डैड वो हमेशा मुझे बुली करती है, बिकॉज शी वॉज 1 year एल्डर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे परेशान करेगी, आप उससे कुछ क्यों नहीं कहते? ठीक है, तो वही जहान की तरफ देखने लगा। जहान ने कहा, माय प्रिंस, हाँ मैं जानता हूँ वो तुमसे 1 साल बड़ी है, लेकिन हमारा ईसा सबसे इंटेलिजेंट है, दैट्स वाई वो सेम क्लास में है ना?
ठीक है। तो इंसान ईजा को समझाने लगा। ईजा ने पाउट करते हुए कहा, वो तो मैं हूँ, आई एम सुपर इंटेलिजेंट, सुपर सुपर, आपको पता है टीचर मुझसे बहुत खुश रहते हैं, एंड यू नो ही प्रेज मी इन द क्लास। ठीक है। तो ईजा सुनाने लगा। जहान ने कहा वो तो है ही, खैर आगे बताओ आगे क्या हुआ। इसके बाद ईजा ने बताया कि टीचर ने उसे केक दिया खाने के लिए और उसने बहुत इंजॉय किया। जहान ने तुरंत ईजा की तरफ देखते हुए कहा, वो पीनट केक नहीं था ना। ईजा ने कहा, नो डैड, वो पीनट नहीं था, वो तो इनफैक्ट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, आई लाइक इट, और उसके साथ साथ बहुत सारे चॉकलेट्स भी थी, आई लव इट डैड, आई लव इट। ठीक है। तो ईजा सुनाने लगा। जहान ने कहा, ओ इसका मतलब आज तुमने बहुत सारा चीट मील लिया है ना। ठीक है। तो वो उसे टिकल करने लगा और दोनों फादर और सन उस बेड के ऊपर अपनी दुनिया में जैसे खो गए थे। उनकी वो खिलखिलाती हुई आवाज़ उस पूरे घर में गूंज रही थी, जो सच में कानों के लिए बिल्कुल किसी मेलोडी की तरह थी। फाइनली जहान ने ईजा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो और बताओ और क्या हुआ था, आंट सुजन तुम्हें लेने आई थी। जैसे ही जहान ने पूछा, ईजा शांत हो गया। वो जहान की तरफ अनब्लिंकिंगली देखने लगा। जहान ने कहा, बताओ क्या हुआ था, और तुम्हें ये स्कार्फ किसने दिया, इसके बारे में तुमने अभी तक डैड को कुछ भी नहीं बताया है। डैड ने मना किया था ना कि तुम्हें किसी स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेना है, बट फिर वाई, क्यों लिया तुमने। ठीक है। तो इंसान ईजा की तरफ देखने लगा। वो उसकी आंखों में लिटरली ग्लेयर कर रहा था। ईजा ने अटकते हुए कहा, डैड यू नो वो एक अंकल थे। ईजा ने कहा, आगे। ईजा ने कहा, वो बिल्कुल क्रूगर जैसे लग रहे थे। ईजा ने कहा, किसके जैसे। ईजा ने कहा, वही जो शो में देखता हूँ ना, बिल्कुल उस कार्टून में जो क्रूगर आता है, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही, उनके बाल बिल्कुल वैसे ही थे डैड, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। तो ईजा जहान को इबो के उन बालों के बारे में डिस्क्राइब करने लगा जो कि उसने कल देखे थे। ठीक है। तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और चेहरा बहुत ही क्यूट लग रहा था। जहान ने उसके बालों को रफल करते हुए कहा, हे चैंप, हाँ ऐसे किसी के बारे में नहीं कहते, और बताओ और कैसे थे वो अंकल। ठीक है। तो इंसान ईजा की चीख को सहला रहा था, बाकी उसका दिल बहुत तेजी के साथ धड़क रहा था। बस यही सुनना चाहता था कि वो शख्स ना हो जिसके बारे में वो सोच रहा है। ईजा ने ब्लिंक करते हुए कहा, टॉल, हैंडसम एंड मिस्टीरियस। जहान ने कहा, मिस्टीरियस। ईजा ने कहा, हाँ डैड, उन्होंने मास्क लगा रखा था और उन्होंने बहुत बड़ा कोट पहन रखा था। आई डोंट नो वो कैसे दिखते थे, बट आई डोंट लाइक हिम। जैसे ईजा ने कहा, जहान ने कहा, हो एंड वाई। ईजा ने कहा, बिकॉज वो बैड अंकल हैं, बैड। ठीक है। तो ईजा बड़ी बड़ी आंखें कर जहान की तरफ देखने लगा। जहान ने कहा, क्यों, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया। ठीक है। तो जहान सीरियस हो गया था। ईजा ने कहा, नो उन्होंने कुछ नहीं किया, बट ही वॉज बैड माउथिंग अबाउट यू। जहान ने कहा, मेरे बारे में, वो मेरे बारे में क्यों बोल रहे थे। ईजा ने कहा, उन्होंने कहा, यू आर केयरलेस। डैड आप केयरलेस नहीं हो, ईजा जानता है, बट फिर भी वो आपको केयरलेस कह रहे थे। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट एंड डोंट लाइक हिम। ठीक है। तो ईजा अपना सर हिलाने लगा। जहान ने कहा, ओके 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 समझ गया, ठीक है, अगली बार वो जब हमें मिलेंगे तो हम उनकी अच्छे से क्लास लेंगे और उनसे कहेंगे कि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं की जाती। ईजा ने कहा, मैं उनसे दोबारा मिलना नहीं चाहता। जहान ने कहा, पर वो क्यों। ईजा ने कहा, बस ऐसे ही, आई डोंट वांट टू मीट हिम अगेन। जहान ने कहा, ओके तो फिर हम उनका स्कार्फ कैसे वापस करेंगे। ईजा ने स्कार्फ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे वो नहीं चाहिए, उन्होंने वो मुझे बस ज़बरदस्ती दे दिया। जहान ने कहा, ईजा। ठीक है। तो उसने ईजा को अपनी तरफ खींच लिया था। वो महसूस कर पा रहा था ईजा किसी जोन में है। ईजा ने कहा, डैड आई लव यू। ठीक है। तो उसने जहान के फेस की तरफ देखा। जहान ने ईजा को गले लगाते हुए कहा, आई लव यू माई चाइल्ड, आई लव यू सो वेरी मच, क्योंकि तुम ही तो एक मेरे पास हो ना, आई लव यू सो सो वेरी मच। ठीक है। तो उसने ईजा के फॉरहेड पर सॉफ्टली किस किया। उसके बाद उसने धीरे से पूछा, ईजा अंकल ने अपना नाम क्या बताया था। ईजा ने कहा, डोंट नो, उन्होंने बस वांग कहा था। जहान ने कहा, वांग, आगे कुछ। ईजा ने कहा, आई डोंट नो डैड, मैं भूल गया। ठीक है। तो वो अपने बालों को खुजाता हुआ जहान की तरफ देखने लगा। जहान ने तुरंत अपनी आइज़ को नैरो कर लिया और लगभग स्मित करते हुए पूछा, ईजा भूल गया। ईजा को तो सब कुछ याद रहता है, सब कुछ, फिर ये कैसे भूल गया ईजा। ईजा ने कहा, डैड आप क्यों उनके बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो उसने जहान को हल्के से पुश किया और वो बेड से कूद गया। जहान ने कहा, ईजा संभल के, गिर जाओगे। ठीक है। तो जहान भी ईजा के पीछे भागने लगा और ईजा उस पूरे कॉरिडोर के अंदर अपनी धुन में भाग रहा था और जहान उसका पीछा कर रहा था और दोनों इस तरीके से हंसते खेलते हुए उस पूरे घर में भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इबो इस वक्त कार में बैठा हुआ था। कार में पूरी तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंस थी। वहीं जैक लिटरली इबो को बहुत देर से देख रहा था और इंतजार कर रहा था उसके कुछ कहने का, पर जब इबो ने बहुत देर तक भी कुछ नहीं कहा तो चैंग ने कहा, वहाँ क्या कर रहे थे। इबो ने कहा, कुछ नहीं। चैंग ने कहा, तो उस बच्चे से क्या बात कर रहे थे। इबो ने कहा, नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है। तो वो सामने की तरफ देखने लगा। चैंग ने कहा, इबो, हाँ डैम मैन, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान था, यू नो जब कॉल आया था तो मैं लगभग भाग कर वहाँ आया और तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे। इबो ने कहा, एटलीस्ट चैंग तुम्हें मुझसे ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, तुम 5 मंथ से ब्रेक पर हो, वो भी सी के साथ हनीमून जाने के लिए, और तुम मुझसे अगर कंप्लेन कर रहे हो।
एटलीस्ट 5 मंथ के बाद तुम्हें याद तो आया कि तुम्हें ऑफिस भी ज्वाइन करना है। चैंग ने कहा, हे डूड, वो मेरी मैरिज थी और एटलीस्ट मैरिज के बाद तो मैं हनीमून पर जा ही सकता हूँ ना। वैसे भी तुम जानते हो ना जी को कितनी मुश्किल से मैंने अप्रोच किया है एंड फाइनली शी इज माई वाइफ। ठीक है, तो वे चैंग एक प्राउड स्माइल देखने लगा। इबो ने एक घड़ी चैंग की तरफ देखा, फिर उसने बस अपने आप में ही अपना चेहरा मोड़ लिया। जैसे ही चैंग को रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया है, उसे तुरंत हेजिटेटली इबो की तरफ देखा, फिर ऑकवर्डली सॉरी बोलते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। इबो ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन। जी कैसी है अब? चैंग ने कहा, एज यूजुअल, कम बात करती है, पहले की तरह नहीं है, बट शी इज़ फाइन नाउ एंड वी बोथ आर हैप्पी। इबो ने कहा, चलो एटलीस्ट कोई तो खुश है। ठीक है, तो वे इबो अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। चैंग ने कहा, इबो बता ना क्या चल रहा है लाइफ में एंड इन 5 महीनों में? इबो ने कहा, कुछ नहीं, नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल। चैंग ने कहा, सीरियसली डूड, पूरा न्यूज़पेपर तुम्हारे नाम से छपा रहता है, डेली मैगजीन्स में, टैबलॉइड्स में, पेज 3 पे हर जगह तुम्हारी खबर है और तुम कह रहे हो कुछ नहीं, कुछ नया नहीं? ऐसा कैसे? दिन रात तुम्हारी फोटोग्राफ्स न जाने कितनी लड़कियों के साथ आती है। डूड ऐसा तो मत कहो ना, कुछ ना कुछ तो स्पेशल ज़रूर हो रहा होगा। ये मैंने चैंग की तरफ घूरते हुए देख कर कहा, पर्सनल लाइफ पर्सनल होती है, मैं पब्लिकली उसे डिस्कस करना नहीं चाहता। ये लेसन मैंने सीख लिया है, सो हम पर्सनल लाइफ के बारे में बात ना करें तो कैसा रहेगा? ठीक है, तो वे वापस अपना काम करने लगा। चैंग बस शांत हो गया। उसने कहा, ओके, अगर तुम शेयर करना नहीं चाहते। बाय द वे यूएस में काम कैसे चल रहा है? इबो ने कहा, डोंट नो, अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे सबको समझने की, बाकी टाइम मिलेगा तो आज साइट विजिट कर आऊँगा। चैंग ने कहा, डोंट वरी, मैं चला जाऊँगा, तो अपने काम पर फोकस करो। इबो ने कहा, नहीं, मुझे जाकर देखना है एक बार, और 2 वीक के बाद जो चैरिटी इवेंट होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद मैं लौट जाऊँगा चाइना, वहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट काम करना है और उसके बाद थाईलैंड में एक रेस होने वाली है तो वहाँ पार्टिसिपेट करना है। तो काम बहुत सारा है कि यहाँ का काम निपटाने के बाद मैं तुरंत चाइना लौट जाऊँगा, बट उससे पहले हमें नियर बाय एरिया में एक बार सी साइड करना होगा। लोग कह रहे हैं, मैनेजर चांग कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग बहुत अपोज कर रहे हैं लान इंटरप्राइजेस की वो बिल्डिंग बनने के लिए। चैंग ने कहा, और वो क्यों? इबो ने कहा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पब्लिक गार्डन है, उसके साथ वहाँ पर एक छोटा स्कूल भी है, एक स्लम एरिया भी है, तो वहाँ के सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वहाँ पर इतनी आलिशान बिल्डिंग बने, क्योंकि एक बार वो अगर बिल्डिंग बन गई तो वो सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। दैट्स वाई बेबी। चैंग ने कहा, ओह क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, वो लोग वहाँ पर बहुत समय से हैं तो प्रोटेस्ट करना तो लाजमी है। आगे इसके बारे में क्या सोचा है? इबो ने कहा, पैसे देकर काम खत्म करेंगे, वैसे भी बिल्डिंग को बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये एक बहुत ग्रैंड प्रोजेक्ट है और बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें डिसीजन लेना ही होगा। ठीक है, तो ये वो चीखने लगा। चैंग ने कहा, हे तुम्हें तो कोल्ड हो गया है, तुम्हारा स्कार्फ कहाँ है? कितनी ठंडी हवा चल रही है और अभी कुछ समय में बर्फ़ पड़ना भी शुरू हो जाएगा, क्या तुम बीमार होना चाहते हो? ठीक है, तो वो चैंग इबो को डांटने लगा। अपने बैग में से स्कार्फ निकाल कर उसने इबो को दिया। इबो ने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कोट काफ़ी है, डोंट वरी। ठीक है, तो वे उसने स्कार्फ वापस चैंग को लौटा दिया था। चैंग ने कहा, इबो अपना ख्याल रखा करो, यू नो ना कि तुम्हारी पोजीशन अभी भी कंपनी में किस तरीके से है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इबो ने कहा, डोंट वरी, मेरी पोजीशन के बारे में चिंता मत करो, सब कुछ वेल सेट है, सब कुछ हाथ में है। चैंग ने कहा, वो तो दिख ही रहा है। खैर, सी साइटिंग के लिए कब चलेंगे? इबो ने कहा, 2 दिन के बाद देखते हैं। चैंग ने कहा, ओके, वैसे हाउशवान का कॉल आया था। एक इबो के हाथ रुक गए लैपटॉप पर। उसने कहा, क्यों? इबो ने कहा, वो उन दोनों की मैरिज है, हाउशवान और तुम्हारे सेक्रेटरी जियांग की। जैसे ही चैंग ने कहा, इबो ने घूर कर चैंग की तरफ देखा। चैंग ने कहा, हे, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, वैसे भी तुमसे बहुत लंबे समय से नहीं मिले हो और वो कार्ड देने आया था, तो क्या तुम जाओगे? ठीक है, तो चैंग पूछने लगा। इबो ने कहा, मुझे नहीं पता, देखा जाएगा, वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इबो अपना काम करने लगा। चैंग ने कहा, इबो इतना रूड होने की ज़रूरत नहीं है डूड, ही वॉज नाइस। इबो ने कहा, आई नो कितने नाइस हैं वो, खैर देखते हैं, है ना, मैं काम कर रहा हूँ, हम मुझसे बात मत करना। ठीक है, तो इबो ने अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लिए थे और वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। चैंग भी शांत हो गया। उसने एक नज़र इबो की तरफ देखा, फिर वहीं खिड़की से बाहर वो रास्ते की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ। वहीं इबो के दिमाग में सिर्फ वो बच्चा बार बार रह कर आ रहा था, जिस तरीके से वो इबो की तरफ देख रहा था। इबो ने अपने आप में कहा, ये आँखें इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही हैं? बट कुछ भी कहो, ही इज़ क्यूट। ठीक है, तो इबो अपना सर झटकने लगा। वहीं चैंग ने इबो को आश्चर्य से देखा, क्योंकि इबो हंस रहा था। ये बहुत रेयरली होता है कि वो इस तरीके से स्माइल करे, बट आज वो हंस रहा है। चैंग पूछना चाहता था कि आखिर वजह क्या है, पर इस वक्त चुप रहने में ही भलाई है, वरना उसका अगला मकाम ये रोड हो सकता है, क्योंकि इबो से लिटरली किक आउट कर देगा कार से, और वो ये नहीं चाहता, इसलिए वो शांत होकर बैठ गया। वहीं 2 दिन के बाद इबो इस वक्त अपनी साइट को विजिट करने आया था। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर था जहाँ काम चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बहुत सारे लोगों से बात भी कर रहा था। कुछ इन्वेस्टर थे,
कुछ वहाँ लोकल मार्केट के काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और कंस्ट्रक्शन साइट के भी हेड थे वहाँ। वो बात कर ही रहा था तभी उसे महसूस होता है कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब रुक जाते हैं। ईबो ने कहा, वहाँ क्या हो रहा है? चैंग ने कहा, डोंट नो। झगड़ा सुनाई दे रहा है जैसे कोई चिल्ला रहा हो। पर कुछ देर में वो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि चैंग और ईबो को थक हार कर वहाँ आना ही पड़ता है जहाँ ये सब कुछ हो रहा था। उनके साथ साथ वहाँ के सारे इन्वेस्टर भी वहाँ पर पहुँच गए थे और वहाँ पर लिटरली बहुत सारे लोग जमा थे और सब लोग कंप्लेन कर रहे थे उन सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर से जो वहाँ काम कर रहे हैं और बिल्डिंग गिरा रहे हैं। एक शख्स ने कहा, कितने ज़्यादा केयरलेस हो तुम्हें इतनी भी परवाह नहीं है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है, कितनी मशीनों को लेकर तुम शोर कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो वो उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के ऊपर चिल्लाने लगा। वहीं दूसरे शख्स ने कहा, ऑफ कोर्स पूरा रास्ता कितना जाम कर रखा है, छोटे बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ना व्हीकल्स निकल पा रहे हैं, ना पेरेंट्स वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, क्या चाहते हो तुम? तभी एक और शख्स ने कहा, ये सब लोग सिर्फ हम सब लोगों को यहाँ से हटाना चाहते हैं, इन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं है, हमारी भी जिंदगियाँ हैं, इस तरीके से तुम लोग हमें हटा नहीं सकते। ये कहते हुए सब लोग चिल्लाने लगे, बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ देर तक तो ईबो ये सब कुछ देखता है, फिर उसने अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सब लोगों को शांत कराया जाए। अगले ही पल वो बॉडीगार्ड काम पर लग गए थे और सब लोगों को पीछे खदेड़ा जा रहा था। चैंग ने कहा, ईबो इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, उनकी बात तो सुनो। ईबो ने कहा, ये लोग सिर्फ शोर कर रहे हैं और मेरे काम को डिस्टर्ब। ये कहते हुए वो सबकी तरफ घूमने लगा। काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी पर वो सब कुछ आदमियों के ही बीच में हो रही थी। पर अचानक से वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और ईबो के बॉडीगार्ड का धक्का उस लेडी को लग जाता है और वहीं फर्श पर गिर जाती है। और ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग थे सब शॉक हो गए। ईबो ने तुरंत कहा, स्टॉप इट, स्टॉप। जैसे ही ईबो ने कहा सब शांत हो गए, सब बस ईबो की तरफ देखने लगे। ईबो ने कहा, शोर और प्रोटेस्ट में ये भी भूल गए हो कि कोई गिर गया है तो उसे उठाना भी जरूरी है। ये कहते हुए ईबो उस लेडी की तरफ बढ़ा, उसे अपने हाथ देकर उठा दिया। उसके ऐसे जेस्चर को देखकर सब लोग लिटरली शॉक हो गए थे। सब सोच रहे थे ये कोल्ड पर्सन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ईबो का ये जेस्चर सबको शांत करने के लिए काफ़ी था। उस लेडी ने कहा, थैंक यू सो वेरी मच, पर नो थैंक्स। ठीक है, तो उसने अपना हाथ ईबो से छुड़ा लिया। ईबो ने कहा, क्या आप ठीक है? उस लेडी ने कहा, ठीक? तुम्हें सच में लगता है कि हम ठीक होंगे? तुम उन छोटे बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो। ठीक है, तो वो ईबो की आंखों में देखने लगी। ईबो ने कहा, मिस आप क्या कह रही हैं? उस लेडी ने कहा, क्या तुमने देखा है ये सब कुछ तोड़वाने से पहले कि इन सब चीज़ों का क्या असर किस पर कैसे होगा? ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। चैंग भी इसके बगल में आ गया था। 2-3 इन्वेस्टर भी थे। सब लोग उस लेडी को शांत कराना चाहते थे, पर ईबो ने सबकी तरफ घूर कर देखा और उस लेडी से कहा, साफ कहो क्या कहना चाहती हो? उस लेडी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, शायद उसके बाद तुम अपना डिसीजन बदल सको। ईबो ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द अपने ऑफिस वापस लौटना है। उस लेडी ने कहा, हो तो तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम सबकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सको? खैर तुमसे उम्मीद भी क्या जा सकती है, अपना ये जेस्चर अपने पास रखो, सब कुछ शो ऑफ के लिए काम आएगा। ठीक है, तो वो लेडी ईबो की तरफ घूर कर जाने लगी। तभी ईबो ने कहा, रुक जाओ। ठीक है, तो उसने उस लेडी को रोक लिया। उसके बाद उसने कहा, चैंग कार तैयार करवाओ। चैंग ने कहा, ईबो ज़रूरत नहीं है। ईबो ने कहा, मैं साइट विजिट करने जा रहा हूँ, कार लेकर वहाँ पर पहुँचना, और बाकी सब लोग जब तक मैं नहीं आता कोई काम शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो उसने ऑर्डर दे दिया था और उस लेडी के साथ आगे बढ़ने लगा। उस लेडी ने कहा, क्या तुम सच में देखना चाहते हो? ईबो ने कहा, मैं भी तो देखूँ कि आखिर मैं किस चीज़ को नुकसान पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो ईबो उस लेडी के साथ चलने लगा। वह इंसान कंप्लीटली एग्जॉस्ट होकर अपने वर्क प्लेस से निकल गया था। उसे आज ईसा को लेने जाना था क्योंकि सुजन घर पर नहीं थी। वो जल्दी दौड़कर ईसा के स्कूल की तरफ जा रहा था, बस में बैठकर। वहीं दूसरी तरफ ईबो 10 मिनट के बाद फाइनली एक जगह पर आकर रुक जाता है जिसके सामने एक छोटा सा स्कूल था जिस पर नाम लिखा हुआ था न्यू सनशाइन। उस लेडी ने कहा, मैं यहाँ की एक टीचर हूँ एंड तुम्हें पता है यहाँ कितने छोटे बच्चे पढ़ते हैं? ईबो ने कहा, मिस मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उस लेडी ने कहा, ऑफ कोर्स तुम इंटरेस्टेड नहीं होंगे, पर मैं तुम्हें बताने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पर लगभग 3, 4, 5 ये साल के बच्चे पढ़ते हैं और ये साल के बच्चे कितने छोटे, डेलिकेट और मासूम होते हैं इस बात का अंदाज़ा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का शोर उनको कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, और उससे भी ज़्यादा इतना ज़्यादा धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, जाम, ये सब कुछ उन पर असर कर रहा है। अगर कोई रिच लोग होते तो वो कब के यहाँ से अपने बच्चों को निकाल सकते, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स इतने ज़्यादा रिच नहीं हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो मजबूर हैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, और तुम उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। तुम लोग नहीं चाहते ना कि ये स्कूल चले, इसीलिए तुम इसे तोड़ना चाहते हो। ऐसे तो वैसे आधे से ज़्यादा बच्चे परेशान होकर खुद ही चले जाएंगे तो सब कुछ खाली हो जाएगा। यही तुम लोगों का प्लान है ना? पर एक बार ये सोचो कि उन छोटे बच्चों की क्या इमेज बनेगी स्कूल को लेकर आगे चलकर, जब वो लोग बड़े स्कूल्स में जाएंगे तो किस तरीके से खुद को एडजस्ट कर पाएंगे अगर उन लोगों की ये स्कूल लाइफ ख़राब हो गई तो। अभी कुछ देर रुको, छुट्टी होने वाली है, फिर देखना यहाँ किस तरीके का माहौल बनता है। वो कह ही रही थी कि तभी स्कूल बेल बजने की आवाज़ सुनाई देती है और लिटरली छुट्टी हो गई थी। सब बच्चे एक कर बाहर आ रहे थे, वो बिल्कुल किसी रेनबो की तरह लग रहे थे, छोटे, मासूम, कलरफुल, बहुत सारे लिटिल एंजल्स स्कूल से बाहर आ गए थे। ये कुछ देर के लिए वहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहता है, वो सीन को देख रहा था। एक हार्ट वार्मिंग सीन था। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आ रहे थे, सब कितने खुश लग रहे थे, फैमिली थी,
हैप्पी फैमिली। जिसे देखकर ईवो की आंखों में भी बहुत ज़्यादा अजीब से इमोशंस थे, एक ऐसे इमोशन जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था, पर उसने वो सारे इमोशन को अपने उस आंखों पर चढ़े हुए ग्लास से छुपा रखा था, काला चश्मा जिसके अंदर क्या है कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ईवो का चेहरा कंप्लीट इमोशनलेस था। तभी उस टीचर ने कहा, देखा ये सब लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लाइफ को बर्बाद ना करो प्लीज़, ये सब कुछ बंद कर दो। ईवो ने तुरंत उस लेडी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं सब कुछ बंद नहीं करूँगा। उस लेडी ने कहा, तुम सच में हार्टलेस हो। ईवो ने कहा, कुछ भी कहे दुनिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि इन सभी बच्चों को एक नई जगह में शिफ्ट करवा दूंगा, दैट्स ऑल आई कैन डू। उस लेडी ने कहा, और उससे क्या होगा? ईवो ने कहा, क्या होगा? सब कुछ, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, शांत जगह होगी और इस सब भीड़ भड़ाके से दूर होगी, तो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। उस लेडी ने कहा, अच्छा और वो जगह कहाँ होगी? ईवो ने कहा, सिटी के बीच में एक अच्छी पॉश इलाके में वो स्कूल होगा। उस लेडी ने कहा, पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, तुम स्कूल तो वहाँ पर शिफ्ट कर दोगे, पर उन सभी पेरेंट्स का क्या, वो वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? ईवो इस बात पर शांत हो गया था। तभी उस टीचर ने कहा, और इन सब चीज़ों में कितना वक्त लगेगा? बच्चे को सिर्फ स्कूल में पढ़ना ही नहीं है, उसे लाने छोड़ने ये सब सारी भी जिम्मेदारियाँ हैं, और एक स्कूल को बनने में वक्त लगता है, स्पेशली प्ले ग्रुप को बनने में। मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये प्लान काम करने वाला है। और दूसरी बात, मैं बस तुमसे यही कहूँगी, एक बार सोच लो, मैं चलती हूँ। ये कहते हुए वो टीचर ईवो को वहीं छोड़कर स्कूल में चली गई थी। वहीं ईवो बस वहीं ऐसे खड़ा रह गया था, वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी पीछे से चैंग आ जाता है। चैंग ने कहा, ईवो अपनी सिक्योरिटी छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वो उस पर गुस्सा करने लगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके पीछे एक शख्स बहुत हड़बड़ी में भागता हुआ गेट की तरफ बढ़ रहा है। लगभग सारे बच्चे स्कूल में से खाली हो गए थे, सिर्फ एक या दो ही बचे हुए थे जो कि वही कंपाउंड में बैठकर अपने पेरेंट का इंतजार कर रहे थे। जान भागता हुआ दौड़ता हुआ उस न्यू सनशाइन स्कूल में जाता है। ईसा वहीं था, बैठा हुआ था शांत कोने में। जान ने कहा, बेबी, ये कहते हुए वो जमीन पर बैठ गया। ईसा भी दौड़कर जान के पास आता है, उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, डैड आप लेट हो गए, सब चले गए। ये कहते हुए लिटिल ईसा जान से कंप्लेन करने लगा। जान ने ईसा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आई एम सॉरी माय बच्चा, मैं बस लेट हो गया, आज अंकल ने बहुत सारा काम दे दिया था डैड को, आई एम सॉरी, आगे से मैं लेट नहीं होऊंगा, आई एम सॉरी। ये कहते हुए जान ईसा की तरफ प्लीटिंग आइज से देखने लगा। ईसा ने कहा, एक शर्त पर, अगर आप मुझे आइसक्रीम खिलाओगे तो मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ। जान ने कहा, यू नॉटी किड, आइसक्रीम के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है ना? बाकी मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा होगा, तुम इन सभी के साथ खेल रहे थे ना? तो जान ने चक्कर कर ईसा की तरफ देखा। ईसा ने कहा, डैड आप लेट आए हैं, मान लीजिए एक आइसक्रीम तो आप मुझे खिला ही सकते हैं ना? तो ईसा जान की गोद में खेलने लगा। जान फिर से बातें करते करते आगे बढ़ रहा था। दोनों बस उस गली से निकलने ही वाले थे, तभी अचानक से ईसा ने कहा, डैड क्रूगर, अंकल क्रूगर। जैसे ही जान ने कहा, वो अपनी जगह पर रुक गया। उसने कहा, क्या? ईसा ने अपनी छोटी सी उंगली का इशारा करते हुए कहा, अंकल क्रूगर डैड, लुक देयर। ये कहते हुए ईसा चिल्लाने लगा। जान ने कहा, हे रुको, देखने दो मुझे। ये कहते हुए जान अपने उस कांपते हुए शरीर से पीछे मुड़कर देखने लगा, पर वहाँ सिर्फ भीड़ नजर आ रही थी और कुछ भी नहीं। जान ने कहा, ईसा कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ईसा ने कहा, डैड वो देखिए, वो अंकल के साथ जा रहे हैं। ये कहते हुए ईसा जंप करने लगा जान की ऊपर। जान ने कहा, ईसा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। जान को सच में वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था, और एक तो उसे ये भी नहीं पता था कि इस क्रूगर की डेफिनेशन क्या है। ईसा ने कहा, डैड छोड़िए उन्हें, वैसे भी वो बैड अंकल है, खैर हम चलते हैं। ये कहते हुए ईसा अपने हाथों को हिलाने लगा। जान ने कहा, तुम भी ना सच में ड्रामे बाज हो। ये कहते हुए वो ईसा का हाथ पकड़कर अब चलने लगा था। वहीं ईसा मुड़ कर बार ईवो की तरफ ही देख रहा था, जो भी चैंग से बात कर रहा था। फिर उसने पाउट बनाते हुए धीमे से कहा, यू आर बैड, आपने डैड को हर्ट किया, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट। ईसा अपने हाथों और पैरों को हिलाता हुआ अभी भी ईवो की तरफ देख रहा था। उसने अपना सर जान के कंधे पर रख लिया था और उसकी गोद में ईवो को देख रहा था। फाइनली वहाँ पर बस आ जाती है। जान अपनी रेगुलर बस में चढ़ जाता है और एक विंडो सीट पर आकर बैठ जाता है। उसने ईसा को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बालों को वो सहलाने लगा। वहीं ईसा अभी भी उस विंडो के बाहर देख रहा था। तभी वो बस चैंग और ईवो को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाती है और ईवो और चैंग अपनी जगह पर बात कर रहे थे। तभी वो बात करते करते रुक जाता है और उस बस की तरफ देखने लगता है, जहाँ से लिटिल ईसा उस विंडो से निकलकर ईवो की तरफ ही देख रहा था। और उसको इस तरीके से देखता हुआ देखकर ईवो एकदम से रुक गया। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट? आई होप मैंने आप लोगों के सभी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया हो। फिर भी किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डेफिनेटली थोड़ी सी स्लो और एक अलग ही ट्रैक पर लग रही होगी, बट डोंट वरी, धीरे धीरे कर सारे डॉट एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा।
एंड डेफिनेटली वो पेशेंस बहुत फ्रूटफुल होगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि जहान और रिब्यूक एक दूसरे के सामने आएंगे और आखिरकार उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। क्या वो लोग सच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से अलग हो गए थे, या कोई डिफरेंट ही स्टोरी है उन लोगों की अलग अलग लाइफ की जो वो लोग अब जी रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड उसके अलग थैंक यू सो वेरी मच जिन जिन लोगों ने कल मेरे साथ इतने सारे कमेंट्स को शेयर किया। तो गाइज लिटरली थैंक यू सो वेरी मच, जो भी मेरी ब्यूटीफुल ऑडियंस है और जो भी मेरे साथ कनेक्टेड रही है पूरे 1 ईयर के लिए, या कभी भी जिसने भी मेरे साथ इस पूरे सफ़र को एंजॉय किया है सारे नॉवेल्स के साथ, और जिन लोगों ने भी कल कमेंट किया उन सभी को बहुत 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 थैंक यू। आप लोग के सभी कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहते हैं और देखते हैं कि हम और कितना इस वांगशंग के सफ़र में आगे बढ़ पाते हैं, और ब्यूटीफुल नई स्टोरीज़ के साथ, आप लोग के डिफरेंट व्यूज़ और कमेंट्स और सजेशंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक कर देना, और जो लोग इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव को भूल गए हों उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग वापस आ जाएं सीजन 2 को देखने के लिए। बाकी बाय बाय।